और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। महसूल लगाना या खत्म करना हुकूमत की दूरअंदेशी पर है, ताजो तख्त की मर्जी पर है। यह फैसला एक हुकूमती फैसला है। टोडरमा जी, यह ऐलान कर दिया जाए कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। हुक्म की तामील हो कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। You beat us in this game and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा, ठीक है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, पूरे राज्य का महसूल माफ किया जाता है, हुक्म की तामील हो। अगर तुमने इस गेम में हमें हरा दिया तो आई विल कैंसिल योर टैक्सेस। 3 वरना 3 गुना लगान देना पड़ेगा, है कि नहीं बात? तो दोस्तों, कहानी वही पुरानी है, नाम बदलते जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चीजें सेम रहती हैं। यानी कि पुराने जमाने से, जो आपने पहली क्लिप देखी, पुराने जमाने से ही इंडिया में, हिंदुस्तान में कर मतलब टैक्स का चलन रहा है सौ सालों से, राइट? अकबर के जमाने की आपने वीडियो देखी तो उन्होंने तीर्थ यात्रा महसूल को माफ किया। महसूल मतलब टैक्स को माफ किया, राइट? यानी टैक्स तो उस जमाने में भी वसूला जाता था, है कि नहीं बात? उसके बाद आपने अगली क्लिप देखी जिसमें अंग्रेज बोलता है 3 गुना लगान देना पड़ेगा अगर आप गेम जीत गए तो आई विल कैंसिल योर टैक्सेस। यानी उसके बाद शब्दों में हेरा फेरी की गई और क्या बोला गया कि लगान माफ कर देंगे। यानी कि जो महसूल वर्ड था, टैक्स का नाम था, उसे कुछ सालों के बाद अंग्रेजों ने क्या दिया, या हिंदुस्तान में क्या बोला गया? लगान बोला गया। तो दोस्तों, आजकल आप इस वर्ड को बोलते हैं टैक्स, यानी कि टैक्सेशन लॉज हम पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर, राइट? क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर, ठीक है ना? इसे हम हिंदी में सुनते हैं आय कर विभाग। आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्सेस, तो आय कर विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना बात? तो उम्मीद है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि टैक्स जो है किस जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन हमें अभी समझना है एक्चुअली में टैक्स जो लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, लगान लिया जा रहा है, वो क्यों, व्हाई दिस कोलावेरिटी, ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जर्नी शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ की। इत्मीनान से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत मजे में पढ़ेंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा, राइट? विद सीक्रेट कोड के साथ, फॉर्मूलेस के साथ आपको मैं बेसिक चीजें से लेकर हार्ड से हार्ड चीजों तक क्लास के अंदर ही, वीडियोस में ही मैं आपको याद कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर चुका हूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सर, ये जो टैक्स है सर, ये टैक्स लिया क्यों जाता है? तो दोनों वीडियोस में आपने एक बात पे गौर किया होगा, उसमें ऋतिक रोशन बोल रहे हैं ये हुकूमत, सल्तनत, यह फैसला एक हुकूमती फैसला है कि नहीं बात? हुकूमत और सल्तनत को बोला जाता है गवर्नमेंट, हिंदी में बोला जाता है सरकार, भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, राइट? तो उसको उर्दू वर्ड में क्या बोला जाता है? हुकूमत या सल्तनत। तो भैया सल्तनत का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है कि महसूल यानी कि तीर्थ यात्रा कर माफ किया जाए। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे वसूली करती है टैक्सेस की। सर, ये जो गवर्नमेंट हमसे वसूली करती है, राइट, क्यों करती है? तो बेसिकली आप जानते ही हैं, जब बजट आता है तो दोस्तों 2 तरीके की चीजें होती हैं हमारे साथ। यानी कि फरवरी में जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट देते हैं तो वो 2 चीजें पेश करते हैं।
एक बताते हैं भैया हमारे घर की तरह, हमारे घर का खर्चा क्या है, ऐसी देश हमारे घर है तो हमारे देश का एक्सपेंसेस क्या है, बिल्कुल पीएनएल गिनाया जाता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इतना एक्सपेंस है तो कमाई कहां से होगी, रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। खर्चे को गिनाते हैं, भैया हमें आईएम्स खोलने हैं, हॉस्पिटल्स खोलने हैं, है ना, देश के लिए ये काम करना है, डिफेंस को पैसा देना है, ठीक है, राइट, कुछ वेपन्स मंगाने हैं। कमाई का सोर्सेस क्या होगा, आपको पता है कमाई का सोर्सेस क्या होगा। कमाई का सोर्सेस है आपकी मेरी जेब से वसूला हुआ कर, यानी कि लगान, यानी कि टैक्स, राइट। तो देश भी, समझ में आ रही बात दोस्तों, देश भी डेबिट क्रेडिट की तरह इनकम और खर्चों पे चलता है। देश का खर्चा, जिस सड़क पे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, राइट, जिस सड़क से आप निकलते हैं आपके घर के पास, वो आपने बनवाई है कि नहीं बात। कल को जाके लेट जाओगे सड़क पे, मैंने बनवाई है सड़क, मैं लेटूंगा इस पे, नहीं ना, सरकार ने बनवाई है। अब सरकार के काम आपको अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, जो डेवलपमेंट होता है, ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, सड़कें बन रही है, वो गवर्नमेंट ही बनवाती है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वन एंड ओनली फ्रॉम टैक्सेस। तो दोस्तों सरकार हमसे जो टैक्स वसूलती है वही, है ना, कानून के तौर पर हमें पढ़ाया भी जाता है, राइट। एक बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी क्या है, एलआईसी का एड है, लेकिन ये टैक्सेस के हमारे साथ है ना, जीवन साथी है टैक्स। हमारा जन्म, आप कुछ ही दिनों में आपको समझा दूंगा हमारा जन्म क्यों हुआ है, टैक्स भरने के लिए हुआ है। तो टैक्स जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी रहने वाला है। एक बात सोचिए आप, एक बंदा कह रहा है सर मैं टैक्स क्यों दूं, वाई आई विल पे टैक्स। भैया मेरी कमाई है ना, और मेरी ही मेहनत है। तो भैया हम तो ट्रक के पीछे लिखा देखते हैं, मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो यहां तो आप कह रहे हो भैया मेहनत मेरी और मजे तुम्हारे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, राइट। मैं कह रहा हूं सर मैं कमा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा, धरने बैठ जाऊंगा, बिल्कुल, है कि नहीं बात, राइट। हम भी अनशन पे, मरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, भैया हम टैक्स नहीं दे रहे। तो फिर उस दिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया, क्यों, वाई दिस कोलावेरिटी, टैक्सेस क्यों लिए जा रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता तो क्या मुझे ये टैक्स माफ नहीं करे जा सकते। तो भैया जब मैंने बहुत जांच पड़ताल करी, गहराई में पहुंचा, तो पता क्या सामने आया, गीता, है कि नहीं बात, कुरान, ठीक है, बाइबल ग्रंथ, एक जो गीता कुरान है हमारे देश की, वो सामने आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या सामने आया सर, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में ये लिखा है, क्या लिखा है, भारत के संविधान में ये लिखा है कि भारत के हर एक नागरिक को टैक्स के अकॉर्डिंगली, टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली टैक्स भरना पड़ेगा। और मजेदार बात क्या है, वहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वो शब्द है कंपलसरी। क्या शब्द है सर, कंपलसरी। यानी कि संविधान में ये नहीं लिखा कि आपको टैक्स भरना पड़ सकता है या आप टैक्स दे सकते हैं, चाहे तो ना मुन्ना ना मुन्नी ना, वहां लिखा है टैक्स क्या है, संविधान के अंदर लिख दिया टैक्स है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, राइट। अब एक बात सामने आती है, सर कंपलसरी अगर वर्ड आप बोल रहे हो तो कंपलसरी तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमसे वसूली जाए। अब वसूली भाई, है ना, समझ में ना बात, भैया वसूली भाई क्या बोल रहे हैं, वसूली भाई ने बंदूक निकाली, आपके सर पे टांग दी, पैसा निकाल वरना खल्लास। अब ये बताओ, वसूली भाई को बंदूक की नोक पर अगर हमने पैसा दे दिया तो क्या उसे भी हम टैक्स बोलेंगे सर, क्या उसे भी हम टैक्स बोलेंगे, क्योंकि सर अभी तो हमने पढ़ा कि भाई संविधान में ही लिखा है कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। ना मुन्ना ना, वसूली भाई फिर तो भैया, है ना, मुंबई का डॉन कौन, बीकू मात्रे, फिर तो भैया सारा टैक्स बीकू मात्रे वसूल लेंगे पूरी मुंबई का, सरकार के पास तो जाएगा ही नहीं। तो सबसे खतरनाक वर्ड जो लिखा है वो ये लिखा है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी स्टैच्यू आप जानते ही हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि अंडर एनी लॉ कह दो या एक्ट कह दो, है ना, अंडर एनी लॉ या एक्ट। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है वो इनकम टैक्स,
तो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। या फिर कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, जो आपके कोर्स का दूसरा हिस्सा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ या अंडर एनी एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमारे देश में बनाए गए हैं कानून के द्वारा, जिससे हम टैक्स की वसूली करते हैं, राइट। यानी अगले लेवल पे जाके आप क्या पढ़ने वाले हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, है ना, यानी कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम एक्ट पढ़ेंगे आप, राइट। यानी कि जब आप कोई भी सामान विदेश से इंडिया में मंगाएंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिलहाल वो आपके कोर्स में नहीं है, तो हमें किस पे फोकस करना है, इनकम टैक्स एक्ट, आयकर, ठीक है ना। जीएसटी जो आपने आसपास आप देखते हैं, जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी बात कि टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है, जो वसूली करी जा रही है जबरदस्ती, लेकिन कानून के तहत करी जा रही है, लीगल तरीके से, राइट। और कानून के तहत करी जा रही है, कानून का पालन हमें करना ही पड़ता है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसका मुझसे पूरा लेना देना है। सर क्या हुआ, एक समय की बात है, राइट, जब मैकडी इंडिया आया था, ठीक है, स्कूल टाइम में हुआ करते थे हम। तो भैया दिमाग में आई बात कि भैया मैकडी में जाएंगे, बर्गर खाएंगे, लोग बड़ी तारीफ करते हैं मैकडी का बर्गर, मैक आलू टिक्की, है ना। उस टाइम पे 20 रुपए का आता था, 15-20 रुपए का, 20 रुपए मिलता क्या है, मैक आलू टिक्की। तो हम दोस्तों ने, है ना, कुछ पैसे इकट्ठे किए, हम 4 दोस्त है ना, 4 यार, जब मिल बैठे 4 यार, चारों दोस्तों ने चिल्लड़ इकट्ठे करे। और क्योंकि हमें 4 बर्गर लेने थे, 20 रुपए का बर्गर था, तो हमने टोटल चिल्लड़ जमा किए अपनी जेब में 80 रुपए, क्योंकि टीवी में ऐड आता था, भैया एक बर्गर 20 रुपए का, 20 रुपए में मिलता क्या है, मैक आलू टिक्की, आई एम लविंग इट। अब चारों ने जोड़े पैसे, अब पैसे जब चारों ने जोड़े, पहुंचे भैया मैकडी, ठीक है ना, राइट। जब मैकडी पहुंचे तो ऑर्डर दिया कि भैया एक काम करो, 4 बर्गर दे दो, राइट। उन्होंने कहा पैसे लाइए, बिल लीजिए। मैंने कहा कितने हुए भैया, कितने हुए? तो सेल्समैन ने बोला सर टोटल बिल हुआ आपका 84 रुपीज का, राइट, 84 रुपीज। मैंने कहा 84 रुपीज, क्या बात कर रहे हो, हमारे पास तो 80 रुपए है मुन्ना, 80 रुपए, 84 क्यों बोल रहे हो भाई, 84 क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्या कह दिया, 80 रुपए है। और भैया स्कूल का जमाना था, चिल्लड़ बड़ी मुश्किल से, पाई बड़ी मुश्किल से जोड़ते थे। मैंने कहा क्या बात करो, टीवी में ऐड देख लो, टीवी में ऐड आपको कितने का आता है, टीवी में ऐड आता है 20 रुपए, मिलता क्या है, आई एम लविंग इट, मैक आलू टिक्की। तो 4 बर्गर 80 के हुए, 84 रुपीज कहां से दें? चारों के चारों दोस्तों के दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर 84 रुपीज देने पड़े तो 4 रुपए तो है नहीं, उधार वो देगा नहीं, इसका मतलब एक बर्गर कटेगा किसी का, 3 बर्गर ही मिलेंगे, और तीनों बर्गर मिल बांट के खाने पड़ेंगे, किसी का पेट भरने वाला है नहीं, लड़ाई झगड़ा और होगा। अब उन्होंने कहा सर आप समझ नहीं रहे बात को, आप देख लो बिल 84 रुपए का ही है, हम इसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, आपको बताना है सर ये 4 रुपए का गैप क्या है, क्या है ये 4 रुपए का गैप। अगर दोस्तों आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या किसी आउटलेट पे गए हैं, राइट, तो उसके जो डिस्प्ले होते हैं ना, डिस्प्ले पे तो लिखा था मैक आलू टिक्की 20, है ना, आइसक्रीम 50, और साथ में छोटा छोटा चीटी जैसा स्टाल लगा के लिख देते हैं, है ना, टैक्सेस एक्स्ट्रा। क्या लिख देते हैं, टैक्सेस एक्स्ट्रा, ये खतरनाक बात लिख देते हैं। अब ये जो 4 रुपए है, आप में से बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं सर ये 4 रुपए का जो गैप है, जिसकी वजह से 3 बर्गर मिल पाए, 4 नहीं मिल पाए, सर ये पता है बिल पे क्या चिपका होता है, जीएसटी, याद आ गया होगा। किसी भी बिल को उठाकर देख लें, किसी भी बिल को, रेस्टोरेंट के किसी भी बिल को उठाकर देख लें, आपको क्या मिलेगा, जीएसटी उस पर लगा मिलेगा, यानी कि 80 का सामान 84 में मिलेगा, 80 रुपीज का सामान 84 में मिलेगा, 4 रुपए जीएसटी, जो आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपको देना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमने सीखा ये हमारे देश का कानून है। अब भैया पता क्या हुआ, आगे खतरनाक बात क्या हुई, अब दे तो दिए हमने, हमारे पास पैसे थे नहीं,
तो भैया हमने क्या बोला, ठीक है भैया ले लो, पैसे है नहीं, 3 बर्गर दे दो। 3 बर्गर जब खा रहे तो मन खाने में नहीं था, मन बहुत विचलित था, बहुत ही उदास था। एकदम से मेरे दिमाग में एक बात आई कि भैया टैक्स तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, और गलती से हमने किसको दे दिया, गलती से हमने किसको दे दिया, पर हमने किसको दे दिया वो टैक्स, सर हमने वो टैक्स मैकडी को दे दिया, राइट, मैकडी को दिया। मेरे दिमाग में बिजली की तरह ये बात कौंध गई। मैंने बोला ये तो बेईमानी चल रही है हमारे साथ, सरासर बेईमानी है, सरासर लूट मचा रखी है, बेईमानी है। मैं भागता हुआ गया, मैंने कहा सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात, ठीक है। सेल्समैन को मैंने बोला, करा भैया क्या हो गया, क्या बात हो गई। मैंने कहा ये टैक्स तो सरकार को जाता है, मेरे फादर ने मुझे बताया टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक है ना, हमारे संविधान में लिखा है कंपलसरी गवर्नमेंट लेती है। आप मुझसे कंपलसरी कैसे ले सकते हो, आपका तो अधिकार ही नहीं है कंपलसरी टैक्स वसूलने का, सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता है। वो बेचारा है ना घबरा गया, खेलने का बिल्कुल सही बात है यार, मैं क्या करूं, देखो हमारा तो बिलिंग सिस्टम ऐसे ही होता है। उसने अपने मैनेजर को बुला लिया, मैनेजर मुस्कुरा रहा है देखकर, है ना, बहुत ही मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे देख रहा है, ठीक है। गाना भी गा रहा है, सर मुस्कुराने की वजह तुम हो। मैंने कहा अंकल जी मुस्कुरा क्यों रहे हो, बेटा एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, तुमने ऐसी बात बोल दी तो लो, ये लो पकड़ो 4 रुपया। ध्यान से सुनना, बहुत ही खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक बात, मजा ही आ जाएगा। ये लो पकड़ो 4 रुपए, और अपना, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो भाई जो वहां का तहसील है, यानी कि एक तरीके से कह दो जो वहां का टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, आसान सी भाषा में टैक्स डिपार्टमेंट की लाइन में लगना, ठीक है, एक फॉर्म भरना, राइट, फॉर्म का नाम होगा टैक्स डिपॉजिट फॉर्म, ठीक है ना। उसमें पूरी डिटेल दे देना कि मेरा नाम ये है, मैं मैकडी पे गया था, मैकडी का आउटलेट ये है, मैकडी का एड्रेस ये है, हमने 4 बर्गर लिए, ठीक है ना, 4 रुपए का उस पर जीएसटी बैठा, और 4 रुपए जाकर वहां पर क्या कर दो, बहुत ही आसानी से मजे मजे में 4 रुपए जाकर जमा कर दो। अब मेरे दिमाग में ये बोला यार, है ना, वैसी व्हीकल की कमी है, पेट्रोल के लिए पाई पाई जोड़ रहे हैं। अब इन अंकल जी ने मजेदार बात कह दी, हमें कहाँ भेज दिया, विभाग भेज दिया, और वहां पे जाकर बोल दिया जीएसटी जमा कर दो, है कि नहीं बात, राइट, जीएसटी डिपार्टमेंट भेज दिया, सॉरी जीएसटी जाकर वहां पर जमा कर दो। अब मैं दोस्तों से कह रहा हूँ भाई जीएसटी जाने का अलग पेट्रोल लगेगा बाइक का, है कि नहीं बात, वहां लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। और जीएसटी डिपार्टमेंट अगर मान लो उन्होंने बोल दिया 3 बजे तक ही टैक्स जमा होता है, तो भैया स्कूल के बाद या किसी दिन स्कूल की छुट्टी करके वहां जाना पड़ेगा, एक सर पे अलग सा बोझ। मैंने कहा अंकल जी क्या बात कर रहे हो, एक तो मैकडी का बर्गर खाओ, मैकडी के बर्गर खाने के बाद 4 रुपए के चक्कर में, सिर्फ इस 4 रुपए के चक्कर में हम चारों को कहां लगना पड़ेगा, हम चारों को वहां पर लाइन में लगना पड़ेगा। सर ये तो सरासर गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात। शाहिद कपूर आ गया। तब मैंने बोला अंकल जी मैं नहीं लगूंगा बिल्कुल भी लाइन में। अब ये बताओ, उन्होंने बोल दिया, तुमने तो कहा था टैक्स सरकार को दिया जाता है, टैक्स सरकार को दिया जाता है तो टैक्स जाके जमा करो। ये बड़ी खतरनाक बात हुई, राइट। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत की बात है, आज के बाद बर्गर खाना बंद, यानी कि बर्गर खाएंगे तो क्या होगा, टैक्स लगेगा तो फिर हमें लाइन में लगना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। तब अंकल जी ने मुझे समझाई बात, बहुत ही गहराई की। अंकल जी ने बोला दोस्तों सुनना ध्यान से बात, ये जो तुमने मुझे टैक्स दिया, ये जो तुमने मुझे 4 रुपए का जीएसटी दिया, ये 4 रुपए का जीएसटी आपके बिहाफ पर, यानी ग्राहक के बिहाफ पर कंपनी वाले, यानी मैकडी कौन हो गया जो आपसे वसूल रहा है, मैकडी वाले लाइन में लगकर जमा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने वो टैक्स किसको दिया, आपने वो टैक्स दिया मैकडी को, कितने रुपए सर, 4 रुपए, किस नाम के, जीएसटी नाम के, राइट। मैकडी वाले खुद किसको दे देंगे वो टैक्स, मैकडी वाले खुद गवर्नमेंट को दे देंगे टैक्स, किसके नाम के, आपके वाले 4 रुपए गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे। आपको सरकार के पास डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बात सोचो दोस्तों, अगर मुझे खुद सरकार के पास जाना पड़ता तो लाइन में लगना पड़ता, सिर्फ कितने रुपए के चक्कर में, 4 रुपए के चक्कर में मेरी मुसीबत हो जाती। और मैं क्या बार बार, मैं अगले दिन बर्गर खा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अगले दिन क्या कहते हैं पेंसिल खरीद रहा हूँ, पेंसिल के ऊपर भी लिखा था इतने रुपए टैक्सेस है, राइट। यानी कि हर एक चीज पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है,
तो भैया क्या मैं लाइन में लगता रहूंगा? मैं कॉपी लेके आया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मुझे जीएसटी की लाइन में लगना पड़ेगा क्या? सोचो, क्या आप कभी जीएसटी भरने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की लाइन में लगे हो? नहीं। कारण क्या है ये? ठीक है, हम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कह दो या जीएसटी एक्स्ट्रा कह दो, हम ऑलरेडी रेस्टोरेंट को और मैकडी को पे कर देते हैं। मैकडी वाले वो 4 रुपए इकट्ठा कर कर, ठीक है ना, और हमारे साथ साथ जितने भी और ग्राहक होते हैं पूरे महीने के, वो इकट्ठा कर कर कहां पहुंचा देते हैं? जीएसटी डिपार्टमेंट को पहुंचा देते हैं, सरकार को पहुंचा देते हैं। यानी मुझे सिर्फ खाना खाना है, पैसा देना है, पैसा जीएसटी के नाम का कौन पहुंचा देगा? जो मुझसे वसूल रहा है। अगली बात, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर मैकडी ने वो पैसा अपने पास रख लिया, खा लिया, ठीक है भाई, मुझे ये तो दिक्कत है, सरकार के पास पैसा जाना चाहिए। पिताजी ने बताया था सरकार का होता है पैसा तो कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय एनी स्टेच्यू, है कि नहीं बात? तो सरकार के पास नहीं गया, मैंने मैकडी को दे दिया, मैकडी खा गया तो भैया क्या मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी? भैया तुम गए थे बर्गर खाने, तुमने 4 रुपए का टैक्स नहीं दिया, तुम्हें अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोसंपा खेल लेंगे क्या हमारे साथ? नहीं। अगर आपने गौर फरमाया हो तो हम तो जब मैकडी के बर्गर खाते हैं तो हम तो उसको नाम पता थोड़ी देते हैं, ना हमारा नाम ना पता उसके पास। सरकार किसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी? अगर टाइम पे टैक्स जमा नहीं हुआ तो सरकार पेनल्टी, है ना, सजा, गब्बर की तरह सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो भैया सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, किसको मिलेगी? मैकडी को मिलेगी, क्योंकि हमने तो मैकडी के पास पैसा जमा कर दिया। मैकडी ने अगर पैसा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैकडी को इसकी सजा दी जाएगी, राइट। अब सुनो अगली खतरनाक राज की बात। टैक्स किसकी जेब से गया? टैक्स गया सर मेरी जेब से। यानी आप भी अगर मैकडी में जाते हैं तो टैक्स जाता है आपकी जेब से। जमा किसने किया? टैक्स गया किसी और, आपकी जेब से जमा किया किसी और ने, मैकडी ने। यानी कि जेब पे बोझ किसका है ना? जेब पे बोझ तो टैक्स का है, किसके ऊपर है? मेरी जेब पर बोझ है। लेकिन वो उस बोझ का सहायता क्या मिला कि मुझे लाइन में लगने की बजाय मैकडी को लाइन में लगना पड़ा। तो लायबिलिटी तो मेरी है, मैं लायबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता, जिम्मेदारी मेरी है, टैक्स का बोझ, टैक्स का बर्डन भी मेरा है। लेकिन जमा मैकडी करेगा, जमा कोई और करेगा, राइट। यानी कि एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका रिवर्स है, जिसकी लाठी है भैंस उसकी नहीं है। टैक्स का बोझ, टैक्स की लायबिलिटी, है ना, टैक्स की लायबिलिटी मेरी है पर जमा मैकडी करेगा। मेरा टैक्स है ना, पे तो मैं करूंगा, लेकिन लाइन में लगकर डिपॉजिट कोई और करेगा। डिपॉजिट मैं नहीं करूंगा, डिपॉजिट कोई और करेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को दोस्तों बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये लिखी बात, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी। यानी कि जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है लाठी किसी और की, भैंस किसी और की, जेब पर लायबिलिटी किसी और की है, पैसा भी किसी और का है, टैक्स की जिम्मेदारी भी किसी और की, पर जमा कोई और करेगा। उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब बर्डन किसी और का, डिपॉजिट कोई और करेगा। बर्डन किसी और का, डिपॉजिट कोई और करेगा। बर्डन मेरा कि टैक्स का पैसा मेरी जेब से जाएगा, लेकिन जमा कोई और करेगा, राइट। सर इससे तो मजा आ गया, हमारा बहुत फायदा हो गया, हमें लाइन में लगना पड़ रहा, टैक्स डिपार्टमेंट आने जाने खर्चा ही बच रहा है ना। मुन्ना दा, हमसे ज्यादा फायदा सरकार का है। कैसे? एक बार बताओ, अगर हम इतने सारे जने लाइन में लग जाएं 4-4 रुपए के चक्कर में, 2-2 रुपए के चक्कर में, है कि नहीं बात? मैकडी में जितने भी टैक्स पेयर है सारी लाइन में लग जाए, रेस्टोरेंट के सारी लाइन में लग जाए, तो भैया जिंदगी भर लाइन लगी ही रहेगी और सरकार 4-4 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए क्या करेगा, है ना, मारामारी करवाता रहेगा। नहीं ना, इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जैसे मैकडी का आउटलेट है, मैकडी के आउटलेट पे एक महीने में लेट से 1 लाख लोग पहुंचे एक आउटलेट पर, तो 1 लाख लोग लाइन में लग जाए। इससे बढ़िया सिर्फ मैकडी को ही कह दो भाई तू लाइन में लग जा, 1 लाख लोगों का डेटा और टैक्स लेकर, तो एक ही जना लाइन में लगा, एक ही फॉर्म भरेगा, है कि नहीं बात? और आजकल इलेक्ट्रॉनिकली पे हो रहा है, तो भैया एक ही बार साइट पे स्ट्रेस पड़ेगा और एक ही क्लिक में पूरा पैसा आ जाएगा। बार बार कई लोगों को
साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर अगर सच में ऐसा हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका टैक्स वो खुद ही लाइन में लगे, जिसका टैक्स वो खुद ही लाइन में लगे, समझ आई बात? यानी जिसकी जेब पर बोझ है, जिसका बोझ वो स्वयं, वो खुद लाइन में लगकर, है ना, लाइन में लगकर टैक्स को जमा करे। अगर ऐसा हुआ है कहीं तो नालायकों वो कुछ भी नहीं होता, वो होता है डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्सेशन। यानी डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि टैक्स मेरा, मेरे ही दिल पर, मेरे ही जेब पर बोझ है, लाइन में भी मुझे ही लगना पड़ेगा और मुझे ही जमा करना पड़ेगा, राइट? तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में दोस्तों हमारे कोर्स में है इनकम टैक्स। क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स। यानी कि हमें दो तरह के टैक्सेस, है कि नहीं बात? हमें दो तरह के टैक्सेस पढ़ने हैं अपने कोर्स में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमें जीएसटी पढ़ना है 40 मार्क्स का, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में हमें इनकम टैक्स पढ़ना है 60 मार्क्स का। उम्मीद है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है हमारे नोट्स में। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, टैक्सेस इन इंडिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी डेफिनेशन पे गौर फरमाए दोस्तों, डेफिनेशन पे गौर फरमाइए, आगे बढ़ाए, डेफिनेशन गौर फरमाइए। पर्सन who bear the burden of tax, यानी जिसके दिल पर और जेब पर बोझ है। himself deposit, वो खुद लाइन में जाकर जमा करता है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। दूसरी खतरनाक बात देखिए दोस्तों, पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, जिसकी जेब पर बोझ है टैक्स का, जिसकी जेब से टैक्स के नाम का पैसा जा रहा है, डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट, डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट, वो खुद जाकर जमा नहीं करता, उसके बिहाफ पर कोई और जमा करता है। जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को आप खुद नहीं समझ चुके हैं, आप इतने जबरदस्त तरीके से इसको अपने अंतरात्मा तक पहुंचा चुके होंगे कि आप दूसरे को भी समझा सकते हैं क्या है डायरेक्ट टैक्स और क्या है इनडायरेक्ट टैक्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। जीएसटी का बिल लीजिए, राइट, कोई भी सामान खरीदिए, बिल लीजिए, उस पे जीएसटी पढ़िए और खुद सोच लीजिए कि वो सामान मैंने खरीदा है, पर उस सामान के ऊपर जो जीएसटी लगा है, जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया है या जो सामान लिया है, उसका जीएसटी उस रेस्टोरेंट वाले ने या दुकानदार ने जमा कर दिया होगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है वो डायरेक्ट होगा, जिसमें मैं खुद जाकर लाइन में लगकर पैसा जमा करता हूं, इनकम टैक्स। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, भारत के संविधान में लिखा है टैक्स पे करना कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। कोई आपसे पूछ ले सर संविधान में कहां लिखा है, राइट, घबराने का नहीं दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। यानी कि संविधान में, कानून के अंदर होते हैं सेक्शंस, राइट, संविधान में होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है ना। यानी संविधान में आर्टिकल्स के हिसाब से चीजों को डिफाइन किया जाता है। जैसे आपने बहुत बड़ा मुद्दा देखा होगा आर्टिकल 370, है ना, कश्मीर का जो हटा दिया गया, उससे पता लगता है आर्टिकल अनुच्छेद, राइट, और सेक्शंस होती हैं धारा। तो आर्टिकल 246(1) में पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो लिस्ट बनाए और उसे हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट। उस लिस्ट के तहत हमारे भारतीय सरकार को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज के ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम यानी कि आपको इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अपनी कमाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, इनकम टैक्स एक्ट।
कब आया था सर? ये 1961 में बन चुका है, आज से कई साल पहले। तो अपनी कमाई पर टैक्स दें, राइट, ये बात लिखी है आर्टिकल 246(1) में। और आपको बताइए इनकम टैक्स क्या होता है सर? हमारा इनकम टैक्स है सर हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? राइट, आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है ना। मेरे ऊपर ही टैक्स का बोझ है, मुझे ही पे करना है और मुझे ही लाइन में लगकर जमा करना है। तो दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A, और इस पिक्चर को देखकर आप समझ चुके हैं सर। आर्टिकल 246A सरकार को पावर देता है किसके बारे में? जीएसटी के लॉ बनाने के बारे में और जीएसटी अप्लाई लागू करने के बारे में सरकार को पावर देता है कि सरकार टैक्स वसूल सकती है इनडायरेक्ट जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी क्या है सर हमारा? जीएसटी है सर हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो किस पे लगता है? जो लगता है गुड्स सामान खरीदने पर या फिर सर्विस, इसमें आपको पढ़ा रहा हूं इस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसकी जेब से टैक्स का पैसा जाता है उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती, कोई और उसके बिहाफ पर लाइन में लगकर जमा करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने टैक्स के नोट्स पर। जैसा मैंने आपको बोला था, टैक्स के नोट्स भी मैं ही दूंगा आपको, क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, और साथ के साथ हम आईसीएआई का मटेरियल को भी कवर करेंगे। पूरी तैयारी करनी है हमें, पूरे में से पूरे नंबर लाने की। इनकम टैक्स के नोट्स है दोस्तों, ऐसे जीएसटी के भी नोट्स मैं आपको दूंगा। तो क्या सर हम पढ़ने वाले हैं? तो हम शुरू करेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स में से डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन, इनकम टैक्स पहले करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, आपको मजा ही आने वाला है, राइट। आपके एग्जाम के लिए है फॉर नवंबर 2021, ठीक है ना। फुल डिटेल एनालिसिस, और सबसे खतरनाक बात, मैं खुद आपको क्लास में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 200 क्वेश्चन तो मेरे ही नोट्स में आपको मिलेंगे, जो अनसॉल्व्ड होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल अपनी क्लास में, और साथ में आईसीएआई के मटेरियल को भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टेंशन के मैं ओम अग्रवाल शुरू करेंगे बहुत ही शानदार बातें। सर ये हमारा सिलेबस है, बिल्कुल आप जानते हैं, मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं। ये कुछ मजेदार टिप्स हैं आपके लिए, बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत काम आएंगे आपको टैक्स को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद कंटेंट है बुक का, मैं कैसे कैसे आपको नोट्स देने वाला हूं, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही मजेदार। और ये बातें जो लिखी हैं ये बताऊंगा, बहुत ही शानदार बात है, ज्ञान की बात है। आंटी जी हैं अभी, बताऊंगा कौन है ये। फिलहाल हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के टॉपिक पर। सर टैक्स के बारे में हमारी सरकार क्या बोलती है? टैक्स एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो पेनफुल नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, राइट। आइडियली गवर्नमेंट क्या चाहती है? हनी बी की तरह, यानी कि मधुमक्खी की तरह टैक्स वसूलना चाहती है, जो शहद भी निकाल लेती है फूल से, और फूल और मधुमक्खी दोनों ही सरवाइव कर जाते हैं। यानी टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए मधुमक्खी की तरह, जो अपने पेयर से, है ना, अपने भारतीय नागरिकों से जेब से टैक्स भी ले लिया जाए और सरकार भी जिंदा रहे और टैक्स पेयर भी नाराज ना हो। तो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में टैक्स ले, है ना, लार्ज प्रपोर्शन में टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी रहती है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की। ये बातें आप जानती हैं सर, मैं डिस्कस कर चुका हूं। 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स जो खुद लाइन में लगकर जमा करता है और बोझ भी उसके ऊपर ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है ना, कोई और लाइन में लगकर जमा करेगा। अगली मजेदार बात, सर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो लोग हैं, जो बॉडी है, जैसे कि आप देखते हैं शेयर मार्केट के ऊपर सेबी है, बैंक्स के ऊपर आरबीआई है, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। और जीएसटी कस्टम्स के ऊपर कौन है? सीबीडीटी नहीं, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, राइट।
उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और इन दोनों के ऊपर कौन आता है? इन दोनों के ऊपर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन आता है सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि आप ये बात समझ चुके होंगे सर कि टैक्सेस के ऊपर अपने अपने क्या है? बोर्ड है, राइट। जैसे कि देखो ये एक बोर्ड है CBDT, एक बोर्ड है CBIC, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। इसके अंडर कौन आता है? इसके अंडर आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। क्या आता है सर? इनकम टैक्स। इसके अंदर कौन आता है सर? इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आता है GST, राइट। समझ आ चुकी होगी बात। यानी इनडायरेक्ट टैक्स की देखरेख CBEC करता है, डायरेक्ट टैक्स की देखरेख CBDT करता है। अब इन दोनों के ही ऊपर कौन आता है? इन दोनों के ही ऊपर आती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फिनमिन। फिनमिन आती है, फिनमिन, राइट। और फिनमिन को कौन चलाता है सर? फिनमिन को चलाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन चलाता है सर? फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल आते हैं टैक्सेस में चेंजेस लेकर, फरवरी के आसपास, है ना, फेब में हर साल फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। यानी कि जो देश के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं, वो आते हैं हर साल फरवरी के आसपास और कहते हैं पुराने स्ट्रक्चर में जो चला रहा है वो चला रहा है, उसमें इन चीजों में चेंज कर दीजिए। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश में 5 लाख कमाए तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए माफ होते हैं, उसके ऊपर ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिसीजन किनका होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ स्ट्रक्चर है, राइट, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। टैक्सेस हम समझ ही चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। टैक्स लेवी क्यों किया जाता है? डिफेंस में पैसा जाना है, एजुकेशन में जाना है, हेल्थ में जाना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब इनकम टैक्स कहां से कमाया जाता है? एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एक्ट बना दिया गया है, जो कानून ही बना दिया गया है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप जानते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात यही है समझने वाली, सर जो टैक्स मैंने 1961 में बनाया, क्या वही चीजें सेम आज भी लागू होंगी? क्या टुडेज वर्ल्ड में वो सारी चीजें एप्लीकेबल होनी चाहिए? नहीं सर, बदलाव बहुत जरूरी है, हमें डायनामिक होना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए हर साल, ईच ईयर, हर साल टैक्स में चेंजेस आते हैं, राइट, टैक्स में चेंजेस आते हैं जिसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट इन टैक्सेस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं सर? अमेंडमेंट इन टैक्सेस। हर साल टैक्स में चेंजेस आते हैं। आप इस साल भी देखेंगे फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे और फिर वो आपके सामने खुलासा करेंगे कि भाई जो जो टैक्सेस पिछले साल तक लगते थे हम उनमें ये चेंजेस कर रहे हैं। पहले इतने रुपए माफ थे, अब थोड़ा बढ़ा देते हैं। पहले ये टैक्स में माफी छूट मिलती थी, अब ये टैक्स की छूट हम कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह के वो बदलाव लाने वाले हैं। तो हर साल जब फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर वो बोथ द हाउसेज में सहमति हो जाती है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट, आप जानते ही हैं ये बात, प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट, यानी कि वो कानून बन जाता है, राइट। और फिर हमें उसका पालन करना ही पड़ता है, उसके हिसाब से हमें इनकम पे ऊपर टैक्स देना पड़ता है, राइट। इनकम टैक्स के अंदर ही क्या बनाए गए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं CBDT के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, साथ में रूल्स भी पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस टैक्स के आते रहते हैं। भैया जैसे सर्कुलर नोटिफिकेशन आ गया, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, उसकी डेट, रिटर्न भरने की ड्यू डेट है ना, रिटर्न क्या होती है, कैसे होती है, आपने जो सुन रखा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना डिटेल में बताऊंगा मैं आपको जब इस वाले चैप्टर पे आएंगे। ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है ना। ड्यू डेट थी भैया 31 जुलाई, उसे एक्सटेंड करके 30 अगस्त 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। तो सर्कुलर नोटिफिकेशन है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? टाइम टू टाइम
इशू करता रहता है ताकि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर किया जाए, उसके डाउट्स को दूर किया जाए, राइट। और ये सर्कुलर नोटिफिकेशन सबके ऊपर लागू होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स और है ना हमारे ऊपर भी। केस लॉस को आप भली भांति जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस लॉ में आपने बहुत सारे केस लॉस पढ़े हैं, ऐसे इनकम टैक्स में भी केस लॉस होते हैं जिनका डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेता है। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, जो डिसीजन हाई कोर्ट में लिए जाते हैं वो डिसीजन अप्लाई होते हैं उस स्टेट पर, लेकिन जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अप्लाई होते हैं पूरे कंट्री के ऊपर। यानी कि मान लो अगर यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइट डिसीजन लिया, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो यूपी के हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा सिर्फ ओनली किसके ऊपर अप्लाई होगा, ओनली ऑन यूपी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसके ऊपर अप्लाई होगा, होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा, राइट। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और फिर इनकम टैक्स को लागू किया जाता है क्या सर आम आदमी के ऊपर सिर्फ, ना मुन्ना ना। इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है आम आदमी तुम्हारे मेरे जैसे ऊपर भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी, ठीक है ना, कंपनीज के ऊपर भी, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर भी। तो उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। क्या हमारा स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स का, 1961 में ये टैक्स को अप्लाई किया गया, उसके बाद से हर साल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली चेंजेस अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, बदलाव लाए जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ताकि हम करंट सिचुएशन के हिसाब से लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकें। यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि चेंजेस के हिसाब से जो भी आपके एग्जाम के लिए चेंजेस है वो इंक्लूड कर नोट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात है नहीं। तो बेसिक अब आप समझ चुके हैं क्या टैक्सेस होते हैं, क्या होता है, कैसे नहीं होता। बस आप याद रखना 3 गुना लगान, यानी कि इन शब्दों को मतलब ही क्या होता है, टैक्सेस होता है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, शुरुआत करेंगे शानदार इनकम टैक्स की बहुत ही जबरदस्त चीजों के साथ। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।